Hello guys, welcome back to my channel. How was you all? I hope you well. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी जो सीटेट की सीरीज में ये आज का थर्ड सेक्शन है, वो जो है साइंस का है। ओके, मैथ और साइकोलॉजी का हमने करा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है 61 क्वेश्चन में निम्नलिखित जीवाणुओं से फैलने वाला रोगों का जो एक कौन कौन से रोग जो है वो जीवाणु द्वारा यानी कि बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। ठीक है ना, तो हमें वो ढूंढने हैं। एक सबसे पहला एक ट्यूबरक्लोसिस जो है एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा टीबी होती है। ओके, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और एक होता है निमोनिया भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु होता है। और एक होता है टाइफाइड भी एक जीवाणु के द्वारा भी होता है। ठीक है ना, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ये। अब देख लेते हैं बाकी के 3 ऑप्शन पे भी हम डिस्कशन करेंगे तो उन्हें गलत क्यों हो गया। देखो, हमारा जो सीटेट का सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो डिफरेंट क्यों होने वाला है, कुछ हटके क्यों होने वाला है, क्योंकि हम बाकी के ऑप्शन पे भी क्या करते हैं, वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं कि आखिर वे गलत क्यों है। क्योंकि अगर हम उन गलत ऑप्शन पे भी चर्चा करेंगे तो आगे के जो आने वाले पेपर है उनमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों से है आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देख लिए मलेरिया है, मलेरिया हो गया, पोलियो हो गया, पोलियो वायरस से होता है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, छोटी माता, तनिका शोध और ये तपेदिक, ये ट्यूबरक्लोसिस तो होता है, लेकिन क्या मोनिजाइटिस होता है? नहीं, ये प्रोटोजोआ से होता है। छोटी माता और इन्फ्लुएंजा, ये पोलियो, ये भी वायरस से होता है। तो ये 3 जो है वो क्या हो गए, गलत हो गए। 62 क्वेश्चन, इसमें क्या आ गया कि कॉलम ए दिया गया, कॉलम बी दिया गया है। इसमें सूक्ष्म जीवों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा उनके वर्गों के नाम बताने के किससे हैं वो, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हैं। ठीक है, जैसे एस्परजिल्स क्या होता है, एस्परजिल्स होता है कवक यानी कि फंगी से। ठीक है, जो फंगी होती है ना, ग्रीन कलर की जो फंगी होती है, फंगस बोलते हैं उसे। ठीक है, उससे होता है। लैक्टोबैसिलस किस में होता है? ये बैक्टीरिया है, ये होता है दही में। ठीक है ना, तो कहते हैं वो दही में क्या किस वजह से दही जमती है, वो जीवाणु की, लैक्टोबैसिलस की वजह से जमती है, तो ये जीवाणु से होता है। पैरामीशियम आपने सुना होगा, अमीबा पैरामीशियम की आपने आकृति भी बहुत बनाई होगी, तो वो किससे होता है? वो होता है प्रोटोजोआ से। ठीक है, प्रोटोजोआ से। स्पायरोगोरा किससे होता है? वायरस यानी कि विषाणु से। ठीक है ना, ये इसके जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। निम्न से मानव परिसंचरण तंत्र में सिराओं के विषय में सत्य है, यानी कि जो हमारी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हमारी जो वेन्स होती हैं, सिराएं होती हैं, उनके बारे में एक होती है धमनी और एक होती है सिरा। एक तो जो है शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है और एक है शुद्ध रक्त को हृदय से वापस लाती है। तो इन दोनों के बारे में हमें देखना है कौन सा है। यदि सभी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रक्त को वहन करती हैं, गलत, क्योंकि सिराएं जो हैं वो क्या करती हैं, कार्बन डाइड रक्त जो रिलीव होता है, कार्बन डाइ रक्त विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन वाला रक्त जो है वो हृदय तक ले जाती हैं। सिराओं की दीवारें पतली होती हैं, हाँ बिल्कुल, बहुत महीन होती हैं। आपने लाल और नीली भी देखी होगी, वेन्स जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों के हृदय की ओर ले जाती हैं। ठीक है ना, और धमनी क्या करती हैं, वो हृदय से अंगों की तरफ ले जाती हैं और ये अंगों से हृदय की तरफ। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये है सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ मानव की संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित कौन सा सेलुलोज के बारे में सही है? देखो, सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज की थैली अगर हमारे अंदर फट जाए तो इंसान मृत्यु हो सकती है उसकी। ओके, तो सेलुलोज मानव में पाचक एंजाइम नहीं होते, तो ये तो सही है। लेकिन आगे देख, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट कैसे हो जाएगा? वो तो एक थैली है, लिक्विड है। सेलुलोज अपनी आसानी से छोटे छोटे अवयव में टूट जाता है, जिसे रुकसान में निष्कासित हो जाता है, गलत। मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज की रस्म, गलत। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेलुलोज पाचक एंजाइम्स नहीं होते। सिरी और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक होता है, वो क्या होता है? देखो, हमारा जो सिर होता है ना, सिर ना, द जॉइंट बिटवीन हेड एंड अपर जॉ। हमारा जो सिर होता है, ऊपरी जबड़े का हिस्सा यानी कि नाक से ऊपर का हिस्सा जो है वो किस से होता है?
मतलब क्या है कि जोड़ का उदाहरण है। फिक्स्ड जॉइंट है, पेल्विक जॉइंट है, कंदुला जॉइंट है, या फिर हिज जॉइंट है। तो इसका है बद जॉइंट, ये आपको पढ़ लेना। ये उसमें मिलता है जो ह्यूमन स्ट्रक्चर आती है ना, उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, कथन को छांटना है, सही कथन को। धरती में भंडारित ताजा जल की विश्व नदियों झीलों में ये जल विद्यमान होता है, और जल की कमी ऐसी समस्या जिसका सामना केवल ग्रामीण सभी करते हैं, भाई शहर वाले ज़्यादा करते हैं। गांव में तो आसानी से मिल जाता है। खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र, क्यों, खेतों से, नदी से भी होता है, झरनों से भी होता है, जो वहाँ से नहर वहर होती है उनसे भी होता है, और भाई जो बांध होते हैं आसपास के जो जमीन होती है उन वो भी सिंचाई का साधन है। तो सिंचाई का साधन तो नलकूप, कुएं, सब चीज़ें। तो इसमें जलकूप मूल स्रोत वर्षा ही है। यहाँ जो मूलभूत जो स्रोत है हमारी वर्षा है ना, क्योंकि जब सूखा पड़ जाता है ना तो बहुत सारी जो फसलें हैं वो सूख जाती है। तो ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। यानी कि आप साइंस की टीचर हैं तो आप इवेल्युएट कैसे करते हैं अपने बच्चे का, उसमें क्या देखना चाहिए आपको। प्रयोग करते समय परिमाणों की प्राप्ति करनी चाहिए। सही परिणाम गलत थोड़ा ही है, उसमें जो प्रोसीजर हुआ है सही परिणाम पाने के लिए उसको भी तो एक आप प्रीफर करेंगे। साफ और स्पष्ट लेख गलत है। कुछ जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनकी तो राइटिंग ही साफ नहीं होती, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर होता है, या संक्षिप्त परिभाषाओं के गलत। तो ये होता है अवधारणा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्ट प्रोसेस, यानी कि आपको जो आपको प्रयोग करना है उसके बारे में आपको पूरी समझ और इसकी जो प्रक्रिया वो समझ आनी चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुक्त अंत वाला यानी कि जिसका कोई अंत ना हो पर्सन को पहचानिए। अगर हमारे शरीर में मांसपेशी ना तो हमें किन समस्या का सामना करना पड़ता। हाँ बिल्कुल, अगर मांसपेशी ना होती, उनसे तो जोड़ से हमारा शरीर बना हुआ है। गुलाब के बदाम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है, ये क्या है भाई। इसका भी एक फिक्स्ड आंसर है। इसका भी आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है, बता देंगे आप क्या है। सांप और घोंगे की गतिशील में अंतर होता है, बिल्कुल बता देंगे। विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए, उसकी विशेषताएं बताइए। तो अगर हमारी मांसपेशियां ना होती तो उसका कोई भी जीवन अस्तित्व नहीं होता, और इसका क्या है, ये ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, अभी एक छोटा सा दिया गया है। सीटेट में केवल आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको लेके चलना है, और ये केवल प्रैक्टिस से आएगा। आप लगातार एक पेपर अपने घर में ऐसा माहौल बनाइए कि आप पेपर सोल्व कर रहे हैं और टाइम सेट कीजिए। तो आप अगर प्रैक्टिस मुश्किल से अगर आपने 10 पेपर भी सोल्व कर लिए ना घर बैठ के पेपर की तरह अपने आप को सोच करके, तो कोई नहीं क्वालिफाई करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 69, इसने कहा है कि कक्षा 8 की एनसीईआरटी की एक पाठ्य पुस्तक में निम्न पढ़िए। नायलॉन रेशम जैसा दिखता है। ओके, ये कक्षा 8 की पुस्तक में है। यह परबल और लचीला होता है। जब नायलॉन में सामने आया 1939 में, तो उसकी मोहा गुणों ने जनता में सनसनी तथा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस रेशे से बनी महिलाओं के मोजे की भारी मांग की, बिल्कुल, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध में नायलॉन रेशम जैसा दिखता है या परबल और लचीला होता है, जिसमें 1939 से नायलॉन सामने आया तो उसकी मोहगुण ने जनता में अपनी सनसनी तथा नायलॉन उत्पाद उत्पन्न कर दिया। इस रेशम से बनी महिलाओं ने मोजों की भारी मांग की थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से लेकर 1945 तक नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैरासूट बनाने की हेतु काम में लिया जाने लगा। बताओ, युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन प्रारंभ हुआ तो मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी, क्योंकि एकदम से मांग बढ़ी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगता है। नायलॉन उपद्रव भी हो जाते हैं, कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते हैं। अब ये हमने एक थोड़ा सा वो जो है पैराग्राफ पढ़ा, इसके बारे में आप अपने जो है विचार प्रस्तुत करने हैं। उपयुक्त को शामिल करने की आवश्यकता, मतलब इसको जो है वो शामिल किया गया पाठ्य पुस्तक में, क्यों किया गया, इसका कोई तो रोल रहा होगा हमारे जीवन पर। विज्ञान में ऐतिहासिक प्रयोग का विकास और विचारों का करना, यह समझ विकसित करता है कि नवाचार किस तरह से मांगों में उत्पन्न करते हैं। विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना, ऐसी घटना तंत्र को शामिल करने से विज्ञान पाठ्य पुस्तक आसान और सरल बनाते हैं। देखो, ये तो है नहीं कि अगर हम ऐसे वर्तन करें तो वो सरल बन जाएगी। ये केवल इस चीज़ को दिखाता है कि जब एक चीज़ पर मांग ज़्यादा बढ़ती है और उसका उत्पादन उस वजह से ना हो पाए तो क्या होता है, कई बार उपद्रव भी हो जाते हैं, और जो क्या कहते हैं आविष्कारों की मांग जो है वो निरंतर बढ़ती रहती है। तो इसमें क्या है, ये भी परिप्रेक्ष्य का विकास, विचारों का विकास भी हो जाता है, विज्ञान की समझ का विकास भी होता है। तो इसमें केवल 3 ऑप्शन सही होंगे, ये नहीं कि पाठ्य पुस्तक को आसान बनाता है। छोड़ो।
कभी कभी शिक्षार्थियों को 70 कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब ये कह रहा है कि जो विज्ञान के शिक्षक होते हैं उनको वैकल्पिक अवधारणा ना होती है, तो क्या करते हैं हमें उनके विचारों की उपेक्षा करें गलत, या उनके माध्यम से अपने विचारों को पुनर्विचार एक पर सोचते हैं आगे, विचारों को शिक्षार्थियों को गलत डांटे, शिक्षार्थियों को बताया कि उनके विचार गलत। ये तीनों ऑप्शन में तो आप देख लो, आप एक बार ही पढ़ के काट देंगे तो बचा ऑप्शन है। अगर आपको कहीं ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा है और उसमें केवल देखो यहाँ उपेक्षा करना गलत, यहाँ डांटना यहाँ गलत, यहाँ बच्चों को गलत कहना तो गलत, तो भाई कौन सा क्वेश्चन बचा? आंसर ये, ठीक है ना। तो आप आंख बंद करके लगाइए अगर आपको किसी आंसर पे निश्चित भी नहीं है। 71 निम्न से कौन सा एक सही अच्छी विज्ञान की कक्षा की ओर संकेत करता है? अगर आप साइंस की क्लास ले रहे हैं तो अच्छी जो एनवायरनमेंट है वो क्या होना चाहिए आपकी क्लास का? शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों का दर्ज करते हैं, तो फिर टीचर का क्या रोल है? शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन का अवलोकन करते हैं और चरणों को ले सीखते हैं। देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, उनके द्वारा तो सीखते हैं। शिक्षार्थी अधिक % पूछते, बिल्कुल आप अपनी क्लास में अपने बच्चों को फ्री कर दीजिए कि जहाँ भी आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा तो फ्री होकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना डर के। और क्या करते हैं? शिक्षार्थी पाठ्यपुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का उपयोग करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, तो ये क्या करता है? दिए गए अवलोकन करते हैं और उनको चरण को और लिखते हैं। जरूरी थोड़ा ही आप ओरल तौर पे भी लगा सकते हैं, तो ACD इसका सही ऑप्शन होगा। 72 ये कह रहा है कि सौम्या अक्सर अपने कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। इसके उद्देश्य क्या हो सकता है? जब हम किसी अपने बच्चों को जैसे कहीं ट्रिप पे ले जा ट्रिप पे कह रही हूँ, कहते हैं ना कि एक हमारा वेकेशन जा रहा है, बच्चों का टूर जा रहा है, तो बच्चों को क्या है, एक अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए तो हम ले जा रहे हैं कि उनको वास्तविक तौर पर वो उन चीज़ों को देख पाए। यह विद्यार्थियों को प्रोत्साहन अनुभव करता है, सही है। प्रोजेक्ट उद्यत कार्य घटनात्मक कालन के लिए दे सकती है, ये भी सही है। यह विद्यार्थियों को प्रकरण को बिल्कुल सही है। यह उसकी शिक्षण सीमा को बचाता है, गलत, तो सही ऑप्शन होगा ये। देखो बताओ कहाँ देरी लग रही है? निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक कौशल को विकसित करने के लिए सबसे अधिक उचित है? क्या होती है? अगर आपको कक्षा में एक जो प्रैक्टिकल जो आपको वो करनी है, असेसमेंट करनी है, तो उसको आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित विधि क्या है? चेकलिस्ट, अवधारणा और कंसेप्ट में कागज पेंसिल या प्रयोग अभिलेख। तो क्या होता है, आप थोड़े जो करेंगे कि ये उनको रिकॉर्ड करेंगे ना, यहाँ लिखा है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे? तो एक आप जांच सूची से जो है वो तैयार कर सकते हैं। पानी के नल को खोलिए, इसको पतली धार के समझ कीजिए, मतलब छोटी धार, जैसे टंकी थोड़ी सी खोल के एक छोटी धार बनाइए, किसी रिफिल को आवेशित कीजिए और इसे जल की धारा के निकल लाइए और परीक्षण कीजिए कि क्या होता है। इस विधि की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। ये आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो क्या देखेंगे आप? अवलोकन, ये देखो यहाँ पे हिंदी में समझ में नहीं आता ज़्यादा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, हाँ ऑब्जर्वेशन तो करेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और क्रिएटिविटी। ये इसमें कौन सी क्रिएटिविटी है? केवल अवलोकन करेंगे, गलत। केवल प्रयोग करेंगे, गलत। तो अवलोकन भी करेंगे, प्रयोग भी करेंगे और क्या है, कम्युनिकेट भी करेंगे, सम्प्रेषण भी करेंगे, ठीक है ना, संचार भी करेंगे, अपने ज्ञान का बढ़ावा भी देंगे। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उसकी चीज़ की उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक ना हो, यानी कि हमें गलत छांटना है। कई बार क्वेश्चन जो है बच्चे इसलिए गलत कर देते हैं क्योंकि आप उस क्वेश्चन को सही पढ़ते नहीं है। यहाँ कहा इसने ठीक न हो, यानी कि आपको सही नहीं, आपको गलत छांटना है। विज्ञान में अनुमान अटकल का भी स्थान होता है और सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकन प्रयोग द्वारा सत्यापित किया जाए। बिल्कुल, विज्ञान को तटस्थ वस्तु के रूप में देखा जा सकता है और तटस्थ और वस्तुनिष्ठ के रूप में। आप केवल थोड़े व्यक्तिगत रूप में साइंस को पढ़ा सकते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। और विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। अक्सर विज्ञान के नियम बदलते रहते हैं। प्रयोग करने से विज्ञान की पद्धति अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दास विवादी विषय रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। विज्ञान के अधिकतर स्थापित सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकन प्रयोग मैंने अभी ऊपर तो बताया कि नियम बदलते रहते हैं प्रयोगों के द्वारा, ठीक है ना, अंतिम माना जाता है। तो क्या हो गया? सही है। क्वेश्चन नंबर 76, ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित है? सबसे बेस्ट विधि आपको ऊर्जा संरक्षण का चैप्टर है वो पढ़ाना है, तो आपको जो बेस्ट मेथड है उसको पढ़ाने के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे अपनी क्लास में? तो देखते हैं क्या अप्लाई करते हैं।
विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर अरे नारे लगाने के लिए कहेंगे? क्यों भाई, वो थोड़ा ही ना कि हमें देश के लिए वोट लेनी है। तो ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना। हाँ बिल्कुल, अपने व्यवहारिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना भी बना और एक प्रोजेक्ट बनाना। विद्यार्थियों को अपने जीवन के विभिन्न तरीकों से बिल्कुल अपने जो व्यवहारिक जो जीवन है उसके जोड़ करके ऊर्जा संरक्षण का टॉपिक जो पढ़ाना। तो आंसर क्या होगा? बी और सी डी सही होगा। सॉरी, बी सी डी सही। विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लगाने के लिए कहना। 77 हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह जिनके सूर्य चारों ओर परिक्रमण काल हमारे सूर्य के चारों ओर ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके ये परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम क्या है? तो आप ये मत समझ लेना कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। जिन्हें केवल घूर्णन काल और परिक्रमण काल में पूछा है तो वो केवल बुध और शुक्र है। एक सल्फ्यूरिक, एक एल्यूमिनियम है और लोहा है ना, फेरस। इनका गलनांक जो है 11366 और 1535 है। तो इनमें से कौन सा एक सही है? एल्यूमिनियम और जो आयरन है वो 200 डिग्री सी पर केवल वो है ठोस रहता है, उसके बाद पिघलता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2। एक विद्युत परिपथ इस प्रकार लगाया गया है कि बैटरी V का धनात्मक टर्मिनल B1 से जुड़ा हो और B2 का B2 से जुड़े प्रतिरोध R से जुड़ा हो। तो दोनों बल दीप्तिमान है। अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? B1 B2 दोनों परिवर्तित रहेंगे। जब B2 का मान बढ़ा रहे हैं, टर्मिनल ऋणात्मक से जुड़ा है, दोनों का दीप्तिमान अगर R का बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो उसका रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए तो B1 B2 दोनों ही दीप्ति कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बढ़ा देंगे है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 80 सही विकल्प को चुनना है। डॉक्टरी थर्मोमीटर का प्रेशर 35 डिग्री सी और या 40 डिग्री सी के बीच होता है। तो प्रयोगशाला तापमान में थर्मोमीटर का प्रेशर जो है वो प्राइस 10 से लेके 110 तक होता है, डिग्री सी तक होता है। तो ये क्या है? 35 डिग्री सी से लेकर 52 तक और ये 10 से लेकर ए तक। तो उसमें से कुछ छांटना है कि दोनों गलत है, दोनों सही है, एक गलत है या दोनों सही है। तो ए देखो 35 डिग्री सी से तो होता है स्टार्ट और ए सही है, किंतु प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर है उसका ये तो है ना कि 10 डिग्री सी से लेकर एक नियत है उसका, कहीं तक भी जा सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी गलत है इससे। 81 भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है? यानी कि जहाँ पे ज़्यादा जो है वो साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं। आपको पता भी होता अभी क्या हुआ है कि जैसे वो होता है ना केदारनाथ जगन्नाथपुरी ये वाले है ना, तो यहाँ पे क्या है प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा आते हैं। ये मत समझ लेना कि बद्रीनाथ में जो है वो बाढ़ आई थी, ठीक है ना, फ्लूड आया था। कभी यहाँ पे आप ये पूछ रहा चक्रवात, क्योंकि उड़ीसा में है ना, पूरी जो है उड़ीसा में है, तो वहाँ से जो यहाँ पे हमारा वो क्या है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से जो है वो चक्रवात उठता है, जाते पहले एंटर करता है जगन्नाथपुरी में। मैं आपको कंसेप्ट के थ्रू जो है जीके पढ़ाऊंगी बाय मैप। ओके, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए एक से एक नई नई ट्रिक। 82 हम ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है। हर हवा जो है ऊष्मा के से गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है, पार्श्वों से आकर स्थान ले लेती है और इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। ओके, यह कौन सी प्रक्रिया है? तो जो है वो संवहन प्रक्रिया है। एक तो होता है संवहन, चालन विकिरण या संचालन विकिरण चालन, ये सारे। तो ये संवहन की प्रक्रिया जब हवा ऊष्मा के जो वो आती है समीप आके गर्म हो जाती है। एक पुस्तक 83 एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है, बिल्कुल साइलेंट मोड में पड़ी है। इस प्रकार लगे रहे बलों के बारे में लिखकर कौन सा कथन सत्य है? जब बिल्कुल विश्राम पड़ी है, उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता, उसे कोई नहीं टच कर रहा है, तो इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है। इस पर गुरुत्वाकर्षण कैसे लगेगा? ऊपर की तरफ उठ रही है, इस पर केवल घर्षण, चल थोड़ा रहेगा कि घर्षण करेगा, इस पर कोई बल नहीं। अगर वो पड़ी हुई है तो इस पर भी कोई बल कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब होता है इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। 84 क्वेश्चन
दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। ओसाई यानी कि ये जो है वो हस्क हस्क होते हैं ना, जो हल्की तरह के होते हैं, उनके द्वारा अलग किया जाता है। विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन में निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सकते हैं। ये तो अब मशीन आ गई है ना, भूसे को अलग करने को और अनाज को और कणों के मिश्रण को चालन में निष्पन्न की क्रिया द्वारा अलग किया जाता है। कहते हैं ना कि जब हम जो मिश्रण होता है, जैसे चावल चीनी की चीज़ का मिश्रण लेंगे तो वो निष्पंदन की क्रिया द्वारा ये अलग कर सकते हैं। ये आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। डिफरेंस इज द साइज ऑफ अ पार्टिकल्स इन द मिक्सचर ऑफ यूटिलाइज्ड एंड टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग यानी कि चुनना और फिल्ट्रेशन छानना। ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि उसको चुन लो, उसे छान लो, छानने के द्वारा तो अलग करते हैं, निस्पंदन बोलते हैं। स्थिर अवस्था में द्रव क्या होता है? मान लो एक जो जल है यानी कि पानी है, वो ग्लास में रखा है, वो स्थिर अवस्था में है ना, स्टेबल में है, तो क्या करते हैं सभी दिशाओं में दबाव डालता है या केवल नीचे की दिशा डालता है, पासा की ओर डालता है या कालम पासा नीचे पीछे, तो ये सब चीज़ें तो होती ही नहीं इसमें जल में। तो क्या है कि जहाँ पे आपने जहाँ जिस बर्तन में जिस जो वेसल्स में आपने वो वाटर या कोई भी लिक्विड डाला है, तो उसी चीज़ पर दबाव डाल रहा है नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ, क्योंकि वो अपनी आकार ले रहा है। 86 एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सत्य है? प्रतिबिंब आकार का वस्तु के आकार से बड़ा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब सर्व प्रतिलोमित होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। अब ये देखना है समतल दर्पण पर प्रतिबिंब के बनने के संबंध में देखना है। समतल दर्पण हम जैसे समतल दर्पण का यूज हम कई में करते हैं, वो जो डेंटिस्ट होते हैं ना, वो दांत को बड़ा करने के लिए देखते हैं, समतल दर्पण का यूज करते हैं। तो वस्तु का आकार मेरे बोलने से आंसर निकल गया, ठीक है ना। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है और पासा प्रतिलोमित होता है यानी कि उससे बड़ा बनता है ना। प्रतिबिंब आभासी होता है। इसमें कौन कथन सत्य है छांटना है। तो बी और सी डी दोनों सत्य हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो प्रतिबिंब छोटी चीज को तो बड़ा दिखाता है, प्रतिबिंब थोड़ा दिखाएगा। प्रतिबिंब का मतलब होता है पीछे इमेज बनना, और छोटी चीज को बड़ा दिखाना वो अलग चीज है। इनमें से एक कोशिका यानी कि एक सिंगल जो जिसमें केवल एक सेल होती है, एक कोशिका होती है, किसके सिवाय, है ना। देखो भ्रूण है, उसमें भ्रूण क्या है, भ्रूण से तो बच्चा बनता है, उससे क्या होता है बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर बनता है। पैरामीशियम में सिंगल सेल होता है और मुर्गी का अंडा युग्मन ये तो जैगोट होती है। 88 उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये केवल सिंगल सेल होते हैं इनके भ्रूण के अलावा, ठीक है ना। इनमें केवल एक सेल होती है, उन्होंने बता दिया। दैनिक जीवन में उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। ओके, हमारे एक आईएएस में जो होते हैं ना, जो सीसेट का पेपर होता है, वो भी आपकी डेली लाइफ का जो कॉमन जो इंटेलिजेंस होती है वो पूछता है। वो ये सीटेट भी आपकी कॉमन इंटेलिजेंस ही पूछता है, पेडागोजी के थ्रू या आपके सब्जेक्ट के लेके आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो क्या है, दैनिक जीवन में निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है, ठीक है। अब भोजन खराब हो गया है ना, तो वो दोबारा ठीक थोड़े हो सकता है। सेब के टुकड़े को जब एक क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। चींटी के काटने से जल को शांत करने के लिए कैलेमिन का प्रयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है। ना तो बी भौतिक परिवर्तन है, ए भी भौतिक परिवर्तन नहीं है, ए भी रासायनिक परिवर्तन पुष्टि करते हैं। ए भी रासायनिक, ए और बी ये क्या है, ये तो कोई परिवर्तन थोड़ा ही है, ये तो केवल बाहर रखा गया और उसकी केवल वो दिखा रहा है, दशा को दर्शा रहा है। कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है, यानी कि मैग्नीशियम का रिबन है उसे आग में जलाता है और बची हुई राख को आसुत
जल करता है और क्या करता है, डिस्टिल वाटर बोलते हैं, आसक्त जल को क्या बोलते हैं, डिस्टिल वाटर में घोलकर बनाता है, राख को उसमें घोलकर बनाता है। तो इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस पर डाली जाती है और फिर लाल लिटमस पर। अब देखो क्लास एनसीईआरटी में लाल लिटमस और जो नीला लिटमस, इसके बारे में डिटेलली एक चैप्टर है, ठीक है ना। अम्ल क्षार और क्षारीय पढ़ेंगे ना हम, तो आप उसके बारे में डिटेल से जान लेंगे। वहाँ उसी में आपको जो डेली लाइफ की यूज़ है उसको प्रैक्टिकल तौर पे भी इस लाल लिटमस और नीले लिटमस के पेपर को अच्छे से दर्शाया गया है, ठीक है। जैसे आप एक कार्बन पेपर लीजिए, उससे जो है, अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। मान लो क्या कहते हैं, सब्जी का एक बर्तन है ना, सब्जी का एक बर्तन है, उसमें हल्दी लगी हुई है ना, क्या है उसमें, हल्दी लगी हुई है। अगर आप उसे कास्टिक सोडा होता है, साबुन, कास्टिंग ये क्षारीय होता है, ये क्षार होता है और वो अम्ल होता है, तो उसे आप अगर उसके साथ क्रिया कराएंगे तो उसका जो उसका रंग होता है ना वो लाल हो जाता है। ये आप केवल एक बर्तन मानने से मैं रिलेट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये तो कॉमन थिंग है, ये तो सभी करते होंगे। तो ये हो गया ना, तो आपको क्या है, वो चैप्टर पढ़ने का जो है वो अपने दैनिक जीवन में कैसे आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं वो चीज़ समझ आ जाती है। तो वही कह रहा है कि वो पहले उसे जलाया, फिर जल में घोला और फिर पहले नीले पे डाला, फिर नीले पे डाला। जो नीला है वो तो नीला ही रहेगा, लेकिन जो लाल है ना, जो नीला है जो नीला है वो नीला ही रहेगा, लेकिन जब लाल होता है ना वो नीला हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तांबा जस्ता कोष के नमक के घोल से अलग नहीं किया जा सकता। तांबा जस्ता कोष के नमक के घोल से अलग नहीं किया जा सकता, कारण दीजिए। क्या कारण देते, कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा कारण दिए गए हैं, बच्चों ने अपने अपने कारण बताए हैं अपने समझ के तौर पर। तो आपको क्या लगता है, तांबा जस्ते से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील होता है। जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक गलत। अभिक्रिया श्रृंखला में तांबा जस्ते के नीचे आता है। वो श्रृंखला पढ़ी होगी ना आपने रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो चीज़ के जस्ते से नीचे आता है। तो यहाँ पे केवल ये है कि ये केवल तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील होता है। तो उम्मीद है आपको ये मेरा साइंस का सेक्शन आज पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सीरीज जो मैंने चलाई हुई है आपको पसंद आ रही है, आपके पेपर सोल्व करने में आपको हेल्प हो रही है, और आपको कोई ना डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए, ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है या जो लोग सीटेट के पेपर से जुड़े हुए हैं वो अपने पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।